सो अब हम आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में। सॉरी। तो ब्रीदिंग कैसे होता है, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म देखने वाले हैं। तो ब्रीदिंग में तो सबसे पहले दो स्टेज इन्वॉल्व होता है। पहला सांस अंदर लेने वाला इंस्पायरेशन, जिससे एटमॉस्फेयर में जो एयर होती है वो अंदर आ जाती है। दूसरा होता है एक्सपायरेशन, जिससे जो एल्वियोली में एयर होती है वो बाहर चली जाती है। नोट करने वाली बात है कि जब हम सांस लेंगे तो जो एटमॉस्फेयर है वहाँ से हवा अंदर आएगी। एमसीक्यू में पूछेगा। एक्सपायरेशन में जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे अंदर एल्वियोली से हवा बाहर जाएगी। तो ये एटमॉस्फेरिक एयर और एल्वियोलर एयर है। ये दोनों आप पकड़ो पहले। The movement of air into and out of the lungs is carried out by creating a pressure gradient between the lungs and the atmosphere. जो हवा का मूवमेंट है अंदर और बाहर लंग्स के, तो कैसे क्रिएट होता है? तो पहले प्रेशर ग्रेडियंट बनाओगे किसके बीच में? लंग्स के बीच में और एटमॉस्फेयर के बीच में। तो अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा मूव करता है तो इस वाले फिजिक्स के जो कॉन्सेप्ट है इसको यूज होता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करने के लिए। इंस्पायरेशन कैन अकर इफ, अब शुरू हो गया, प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब अब आपके जो नॉस्ट्रिल है और फिर लंग्स, अगर एयर आउट टू इन मूव करेगा तो बाहर आपको हाई प्रेशर रहना चाहिए और अंदर लो प्रेशर। अब सोचने वाली बात यहाँ पे है कि हम बाहर को तो कुछ कर ही नहीं सकते, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसको हम छेड़छाड़ कर ही नहीं सकते। तो हम किसको छेड़छाड़ करेंगे? हमारी जो लंग्स का जो प्रेशर है, जिसको एनसीईआरटी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बोल रही है। मतलब लंग्स के अंदर के प्रेशर को हम छेड़छाड़ से कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर तो हमारे हाथ में है ही नहीं। तो देयर इज ए नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विथ रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब बाहर प्रेशर पॉजिटिव हो और लंग्स में प्रेशर नेगेटिव हो तब एयर अंदर जाएगा। यानी बाहर अगर हाई प्रेशर है, अंदर अगर लो प्रेशर है, तब हवा अंदर जाएगी लंग्स में। अब नेगेटिव अब हमको करना है, वही मैकेनिज्म तुम देखेंगे कि कैसे नेगेटिव होगा। उसी तरह एक्सपायरेशन टेक्स प्लेस व्हेन द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब लंग्स का जो प्रेशर होगा, ये जो लंग्स है के लंग्स का प्रेशर अगर बढ़ा दिए नॉर्मल से तो एयर बाहर चला जाएगा तुम्हारे नॉस्ट्रिल से। ओके। अब कौन पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर करेंगे? तो डायफ्राम एंड द स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स, जो कि एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल है रिब्स में। तो एम जी, एक्सटर्नल एंड कहाँ गया, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल इंटरकोस्टल्स बिटवीन रिब्स हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। तुरंत आपसे एमसीक्यू में पूछेगा कि प्रेशर ग्रेडियंट बनाने में कौन किसका किसका यूज है। तो सबसे पहले डायफ्राम का है, ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन दे देगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तीसरा ऑप्शन दे देगा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। चौथा ऑप्शन दे देगा ऑल। तो आप ऑल पे क्लिक करोगे यानी डायफ्राम भी होगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल होगा और एक्सटर्नल इंटरनल दोनों होगा। और फिर एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल होते कहाँ हैं? पे रिब्स के। अब मैं डायग्राम नहीं है यहाँ पे तो आपको इमेजिन होना चाहिए कि रिब्स है, उसके बीच में एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल है। डायफ्राम आपका ऐसे होगा। Inspiration is initiated by the contraction of diaphragm, which increases the volume of thoracic chamber in the anterior posterior axis। ये देखो, ये हो गया तुम्हारा लंग्स, ये लंग्स हो गया, ऐसे डायफ्राम था। अब क्या हुआ, लिखा है कि इंस्पायरेशन कब शुरू होगा? जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये सीधा हो जाएगा, तो लंग्स के लिए एक बड़ा सा जगह बन जाएगा। लंग्स के लिए एक बड़ा सा जगह बन गया। पहले लंग्स छोटा था, अब लंग्स बड़ा हो गया। तो लंग्स का वॉल्यूम बढ़ गया यानी प्रेशर घट गया। ऑफ कोर्स ये कम वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर घट गया, कहाँ? लंग्स में। तो लंग्स में प्रेशर कम है तो बाहर कहाँ है? बाहर क्या है? बाहर ज़्यादा है, प्रेशर हाई। तो अंदर से, बाहर से हवा अंदर आ जाएगा। तो और ये जो डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट कौन से डायरेक्शन में करेगा? एंटीरियो पोस्टीरियर। एंटीरियो पोस्टीरियर याद रखना, एंटीरियो पोस्टीरियर। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल लिफ्ट्स अप द रिब्स एंड द sternum, causing an increase in the volume of thoracic chamber in the dorsoventral axis। देखो dorsoventral axis में कौन आएगा? आपका एक्सटर्नल वाला कौन? इंटरकोस्टल मसल। ये पूछेगा कि डॉर्सोवेंट्रल में कौन बढ़ाता है? डॉर्सो मतलब आगे पीछे। तो जो रिब्स हैं, रिब्स ऐसे ऊपर उठ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, ऊपर उठ रहे हैं, तो आपका ये आगे पीछे वाला मतलब वेंट्रल मतलब आपका स्टर्नम वाला साइड। तो इस तरह रिब्स आपका एक्सटेंड कर रहा है, तो जो वॉल्यूम बढ़ रहा है वो डॉर्सोवेंट्रल बढ़ रहा है। और जो डायफ्राम है ये एंटीरियर पोस्टीरियर यानी ऊपर नीचे वाला वॉल्यूम। तो आगे पीछे का भी बढ़ गया, ऊपर नीचे का भी बढ़ गया, तो पूरा चारों तरफ से बढ़ रहा है। आपको याद रखना है, द ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज अ सिमिलर इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम। अगर ये बढ़ता है तो लंग्स के लिए वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ते ही प्रेशर घटेगा अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, जिससे एयर आउटसाइड से इनसाइड आ जाएंगी लंग्स में। कितना प्यार से समझा है। और इंस्पायरेशन हो जाएगा सेम इसके अपोजिट, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम। अभी एक बार और समझेंगे। रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड इंटरनल इंटर एंड द इंटरकोस्टल मसल रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू देयर नॉर्मल पोजीशन। पहले नॉर्मली डायफ्राम ऐसे था, इंस्पायरेशन हुआ तो ऐसे हो गया, तो इसको बोलोगे कि कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब डायफ्राम रिलैक्स करेगा तो वापस अपने शेप में आ जाएगा। तो आपको समझो, कई लोगों को लगता है ना कि ये कॉन्ट्रैक्ट है और रिलैक्स किया तो प्लेन हो गया। नहीं, ये गलत है। ये जो डोम शेप है इसी में ये रिलैक्स है। अभी कॉन्ट्रैक्ट किया गया तो इस पर फोर्स लगेगा और ये प्लेन हो जाएगा, वापस रिलैक्स करके ऐसा हो जाएगा। तो जब हवा वापस छोड़ना है तो ये नीचे से प्रेशर बनाएगा, ये उठेगा, लंग्स पुछ पुछ से पुछकेगा और हवा बाहर आ जाएगा। कहाँ गया? रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल। ये जो रिब्स ऊपर उठे थे, रिब्स एंड स्टर्नम रेस्ट, ये वापस नीचे दब जाएंगे। ये वापस दब रहे, रिब्स एंड स्टर्नम रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। डायफ्राम कौन रिलैक्स कर गया, डायफ्राम रिलैक्स एंड आर्च अपवर्ड। तो क्या होगा? ये छोटा जगह हो गया और ये वाला जगह बड़ा है, ये वाला जगह छोटा है। तो छोटा है तो यानी वॉल्यूम कम, प्रेशर ज़्यादा, हवा अंदर से बाहर, एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम लंग्स। इससे क्लियर ही होता है, बस पढ़ने पे आ जाता है। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। प्रेशर बढ़ जाएगा अंदर, अंदर हाई प्रेशर है, अंदर हाई प्रेशर है तो एयर आउट हो जाएगा टू स्लाइटली एबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से थोड़ा सा भी ज़्यादा होता है तो हवा चला जाता है, जिससे एक्सपल्जन हो जाएगा किसका? एयर का। We have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscle in the abdomen। ये भी एक लाइन आपका पूछेगा कि क्या हमारे पास एबिलिटी है कि हम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के स्ट्रेंथ को बढ़ा सकें। तो पहले आप ट्रू फॉल्स में ट्रू मारोगे, फिर बोलेगा कि थोरैसिक मसल, एब्डोमिनल मसल, तो आप एब्डोमिनल मसल को मारोगे। मतलब एडिशनल मसल होते हैं कहाँ होते हैं? एब्डोमेन में, ये बोलेगा। और ऑन एन एवरेज अ हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ्स 12 टू 16 टाइम्स पर मिनट। 12 से 16 बार आपका एक हेल्दी इंसान ब्रीथ करता है। एक मिनट में आप 12 से 16 बार इंस्पायरेशन करते हो और एक्सपायरेशन करते हो। वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग ए स्पायरोमीटर। जो भी हवा आप छोड़ रहे हो और ले रहे हो उसको आप कैसे एस्टिमेट कर सकते हो? स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर क्या है? आपका वॉल्यूम ऑफ एयर को मेजर करता है, वॉल्यूम ऑफ एयर मेजर, जिससे कि हमारा
क्लिनिक में यूज होता है पल्मोन, अगर कोई लंग्स का चेक करना है तो स्पायरोमीटर से आप वॉल्यूम ऑफ एयर चेक कर सकते हो। एक बार और रिवाइज करा देते हैं जो लिखा हुआ है उससे। ये शॉर्ट नोट्स है और ये इसी से निकले हैं। तो सबसे पहले ब्रीदिंग में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं? इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन में एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आता है, ठीक है। एक्सपायरेशन में एल्वियोली का एयर बाहर जाता है। क्लियर? ये वाला लाइन और ये वाला लाइन ये है। क्लियर हो गया? मूवमेंट ऑफ सॉरी मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट होता है, हवा अंदर आती है बाहर जाती है, किसके वजह से? जिससे प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होता है लंग्स और एटमॉस्फेरिक एयर के बीच में। डन है। इंस्पायरेशन कब होगा? जब हमारे लंग्स में नेगेटिव प्रेशर रहेगा और एटमॉस्फेयर में पॉजिटिव, तो हवा पॉजिटिव से नेगेटिव हाई टू लो मूव करेगी। एक्सपायरेशन कब होगा? जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी लंग्स के अंदर का प्रेशर अगर ज़्यादा है तो हवा हाई से लो जाएगी। कहाँ से? अंदर हाई है ना, तो लंग्स से वो निकल जाएगी हवा, तो बोलोगे कि आप सांस छोड़ दिए। प्रेशर ग्रेडियंट अब आपको क्रिएट करना पड़ेगा हाई टू लो के लिए। तो कौन कौन से मसल्स, कौन कौन सी दो चीज़ें जो क्रिएट करेंगी? पहला है डायफ्राम, दूसरा है कुछ स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स है जैसे कि एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये आपको कहाँ मिलेंगे? रिब्स के बीच में मिलेंगे, बिटवीन द रिब्स। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल और इंटरनल इंटरकोस्टल बिटवीन द रिब्स। जब इंस्पायरेशन होता है, अब इंस्पायरेशन में आपको दो चीज़ें देखनी, इन दोनों का रोल देखना है। तो डायफ्राम क्या करेगा? एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस यानी अप डाउन वाला एक्सिस। डायफ्राम ऐसे रहता है ना, तो डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। नॉर्मल ऐसे रहता है, कॉन्ट्रैक्ट करके प्लेन हो जाएगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। पहले ऐसे फिर ऐसे हो गया तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो लंग्स फूलेगा, लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा। इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ चैम्बर, ठीक है। अब डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस में कौन आएंगे? आपको सब याद रहेगा, आप ये एंटीरियर पोस्टीरियर और डॉर्सो वेंट्रल भूल जाओगे। ऐसे याद करो, डॉर्सो है डी, डी के बाद आएगा ई, ई से आएगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। डी से आप डायफ्राम ना मार देना, ये क्रॉस है, ऐसा नहीं करना है। अगर डी से डॉर्सो है तो डायफ्राम तो आएगा ही नहीं आएगा, ऐसे याद करो। तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस है तो डी के बाद ई, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी लिफ्ट अप होगा। कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेगा? लिफ्ट होगा, ऊपर उठेगा, तभी तो। लिफ्ट अप रिब्स एंड स्टर्नम। रिब्स और स्टर्नम जब ऊपर उठेंगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो वॉल्यूम आपका डायफ्राम भी बढ़ा दे रहा है, वॉल्यूम आपका एक्सटर्नल मसल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल भी बढ़ा दे रहा है। तो वॉल्यूम बढ़ते ही प्रेशर घटेगा और हवा बाहर से अंदर आ जाएगी। अब देखो, ये लिखा है डायफ्राम। अब डायफ्राम जो है वो ऐसे है, कॉन्ट्रैक्टेड है, अब ये रिलैक्स करेगा। जैसे ही ये रिलैक्स किया और इन जो इंटरकोस्टल मसल है वो भी रिलैक्स किया। दो चीज़ें रिलैक्स की, डायफ्राम रिलैक्स किया, इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स किए। तो डायफ्राम और स्टर्नम दोनों रिलैक्स किए, मतलब वापस अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ गए। रिलैक्स मतलब जहाँ पे ओरिजिनली रहते हैं वहीं पे आ गए। तो थोड़ा ये ब्लरी है वैसे, तो थोरैसिक वॉल्यूम रिड्यूस हो गया। नॉर्मल पोजीशन पे आते ही वॉल्यूम घट गया, फिर प्रेशर बढ़ गया। वॉल्यूम घटते ही प्रेशर बढ़ गया तो अंदर आपका हाई प्रेशर हो जाएगा, हाई प्रेशर इनसाइड, इनसाइड लंग्स। फिर क्या हो गया? तो पल्मोनरी वॉल्यूम घट जाएगा, मतलब थोरैसिक वॉल्यूम घटेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी घट जाएगा। कैसे? ये वाली लाइन मैंने आपको पढ़ाई थी ना, कहाँ गया ये? The anatomical setup of a lungs in thorax is such that any change in volume of thoracic cavity will be reflected in the lung cavity। देखो लंग्स जो है वो कहाँ है? थोरैक्स में है, थोरैसिक वाले रीजन में। तो थोरैसिक का वॉल्यूम घटेगा तो लंग्स का भी वॉल्यूम घटेगा, वही बोला जा रहा है। तो फिर हवा बाहर आ जाएगी। खत्म हो गया।
हो गया ये टॉपिक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब एब्डोमिनल मसल क्या करते हैं, इनके पास स्ट्रेंथ होता है कि ये इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का स्ट्रेंथ बढ़ा सके। ब्रीदिंग रेट क्या है, 12 टू 16 टाइम्स पर मिनट है। ओके, स्पायरोमीटर क्या है, तो इससे वॉल्यूम ऑफ एयर जो कि ब्रीदिंग में इन्वॉल्व है वो मेजर की जाती है। आगे आपको चल के पता चलेगा कि रेसिडुअल वॉल्यूम नहीं मेजर की जाती है इसके बाद वाले वीडियो में। वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी मेजर्ड। ठीक है, हो गया खत्म। अब अगले वीडियो से हम लोग रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, जिससे क्वेश्चन फिक्स है आना, तो इसको तो मजबूरी है देखना आप लोग की।